welcome to chemistry classes once again. Stay home, stay healthy. And today we will going to discuss the new topic which is law of mass action. So now we start. What is the law of mass action? So first we define the law of mass action as you can see on the board. According to law of mass action at a constant temperature. So condition, first we noted that at a constant temperature. We are talking about at a constant temperature. तो किसी भी constant temperature पर rate of reaction, किसी भी reaction की rate of reaction is directly proportional to the active masses of the reactants. तो किसी भी constant temperature पर क्या होता है, किसी भी रिएक्शन की जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनकी रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन की. तो नाउ व्हाट इज एक्टिव मास? एक्टिव मास दैट मींस मोलर कंसेंट्रेशन. जो मोलर कंसेंट्रेशन होती है उसी को एक्टिव मासेस कहते हैं. एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज द मोलर कंसेंट्रेशन, राइट? नाउ फॉर ए जनरल रिएक्शन, किसी भी एक जनरल रिएक्शन के लिए बात करेंगे. Suppose there are two reactants A and B will react to each other and there are two products will be formed which are P and Q. So A and B are reactants and P and Q are products. Now for forward reaction, rate is directly proportional to the concentration of reactants. So the concentration, suppose there are m molecules of capital A and small m molecules of capital B will be participate. So the rate is directly proportional to the concentration A raised power m and dot concentration B raised power n. So this is according to the definition. You can see rate of reaction is directly proportional to the active masses. And what is the active masses? Which is the molar concentration. And what is the molar concentration? It is the brick bracket. So rate directly proportional, concentration A raised power m and concentration B raised power n. Now for hiding this proportionality sign, the rate is equals to rate constant K and concentration A raised power m, concentration B raised power n. So this statements is according to law of mass action. Now what is K? K is simply constant. Either you can say that it is velocity constant and either you can say that it is specific reaction rate. Now what is m? M is order with respect to capital A. And what is n? N is order with respect to capital B. And if we add both m plus n, so it is overall order. So this is लॉ ऑफ मास एक्शन. तो लॉ ऑफ मास एक्शन में आपने क्या देखा कि अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर हम बात कर रहे हैं जिसमें अगर रिएक्टेंट के अलग अलग मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट जो है उनके रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन जो होती हैं उनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. कंडीशन ध्यान रखें कि जितने मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पे लिए थे वो टोटल यहाँ पे हम पावर रेज कर रहे हैं. तो रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन A रेज पावर m एंड B रेज पावर n. तो यहाँ पे अभी तो हमने केवल लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है. आगे हम एक और लॉ पढ़ेंगे विच इज रेट लॉ, विच इज डिफर फ्रॉम द लॉ ऑफ मास एक्शन. हाउ, वहीं पे हम पढ़ेंगे कैसे वो डिफर होता है. नाउ इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है डिफरेंस बिटवीन, टॉपिक इज ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन. तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी? स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी ईयर बोर्ड ऐसा नहीं जाता है जिसमें ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना आए. सिमिलरली IIT JEE में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, मतलब ऐसा कोई भी ईयर नहीं जाता है जिसमें इस तरह के कोई क्वेश्चंस ना आए. तो हम देखेंगे कैसे इनको डिस्कस करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो देखेंगे.
तो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, तो आपने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ डिस्कस किया गया है ऑर्डर के अबाउट में। तो यहाँ आप देखेंगे सम ऑफ पावर रेज टू द कंसेंट्रेशन इन द रेट लॉ। मतलब अगर आपने किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसके बाद हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना बताएंगे आपको। तो सम ऑफ पावर मतलब अगर आपने रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उसमें जो कंसेंट्रेशन की जो पावर होती है, रेस पावर, उनका जो सम है उसी को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। तो आप देखेंगे सम ऑफ पावर रेज टू द कंसेंट्रेशन इन द रेट लॉ इज नोन एज अ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। तो मॉलिक्यूलरिटी के बारे में देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which actually taking part in the reaction is known as the molecularity of the reaction। मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली में मतलब वास्तव में जितने भी मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट मतलब हिस्सा लेते हैं, उसी को हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जबकि रेट लॉ में अगर आपने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जो सम ऑफ पावर होंगी उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर। नाउ लेट अस फॉर ए जनरल गैसेस इक्वेशन। तो यहां पे लेट अस फॉर ए जनरल रिएक्शन, हम कोई भी यहां पे जनरल रिएक्शन ले लेंगे। सपोज 2 times NO2 state of G when react with vapor of fluorine, there is a product will be formed which is 2 times of NO2F state of G। यानी कि जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में फ्लोराइन वेपर के साथ कंबाइन करती है, तो NO2F यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म होता है। अब हम बात करेंगे कि इस केमिकल रिएक्शन के लिए आप कौन कौन से एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पहला एक्सप्रेशन ध्यान से देखिएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेट एक्सप्रेशन ऑन दी बेसिस बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन के बेसिस पर हम यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं सारे स्टूडेंट के ये जो रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखी हुई है वो बैलेंस है। देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ F एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2F। तो यहाँ पे जब रेट एक्सप्रेशन जो हम लिखेंगे तो उस तरह से आएगा, रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के कंसेंट्रेशन NO2 raised power 2 because there are 2 molecules actually taking part in the reaction and concentration F2। So this is the expression on the basis of the balanced equation। अगर बैलेंस इक्वेशन के बेसिस पर रेट इक्वेशन लिखना होगा तो हम इस तरह से लिखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये बताइए कि अगर हमने यहाँ पे ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो इस एक्सप्रेशन के बेसिस पर जो कि केवल बैलेंस्ड इक्वेशन के बेसिस पर इक्वेशन लिखा हुआ है, तो क्या हम यहाँ से ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे या मॉलिक्यूलरिटी? ऑब्वियसली यहाँ से मॉलिक्यूलरिटी को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू बी नीड रेट लॉ एक्सप्रेशन चाहिए, जो कि एक प्रैक्टिकल डाटा है, जो कि अभी हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। अब इसके बारे में मैं अभी और एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी यह ध्यान रखिएगा कि ये केवल जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो बैलेंस इक्वेशन के बेसिस पर है। तो इस बेसिस पर हम केवल जो है मॉलिक्यूलरिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 10 मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक्चुअली मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्चुअली टेकिंग पार्ट। तो यहाँ पे NO2 के कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ F2, सो द मॉलिक्यूलरिटी विल 3। तो ये जो रिएक्शन जो होगी वो ट्राई मॉलिक्यूलर होगी। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन जो है ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी, राइट। अब हम बात करेंगे रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेट लॉ। तो नाउ रेट expression on the basis रेट लॉ के बेसिस पर अगर रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे
तो यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन जो है वो क्या आएगा, वो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन की बेसिस पर था और यहाँ पे रेट लॉ। तो रेट लॉ के बेसिस पर ये देखा गया है कि यहाँ पे जो रिएक्शन की जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 मोल कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 एंड 1 मोल कंसेंट्रेशन ऑफ F2। तो मतलब यहाँ पे इन दोनों में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, जबकि मॉलिक्यूलरिटी ये कहती है कि इस रिएक्शन जो कंप्लीट हुई है उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन रिएक्शन की जो रेट है वो एक्चुअली में 2 मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड ना होकर के केवल 1 मॉलिक्यूल्स पर ही डिपेंड करती है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, केवल 1 मॉलिक्यूल्स ही यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे पावर अगर हम कंसीडर करेंगे तो 1 और 1 पावर हो जाएगी। तो ये जो रेट एक्सप्रेशन है ये अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ है, अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या करना है उसके लिए, सम ऑफ पावर। तो अब यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी आप ऊपर लिख चुके हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की ऑर्डर। तो रिएक्शन की ऑर्डर निकालने के लिए पावर का सम कर दीजिए, 1 and plus 1 which is equals to 2. That means this reaction will be second order reaction. ये जो रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, ट्राई मॉलिक्यूलर है बट सेकंड ऑर्डर की है। अब देखो बच्चों, हम बात जैसे कि आपको पता है बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बारे में। तो मॉलिक्यूलरिटी मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा रहा हूं। सपोज एक केमिकल रिएक्शन हमने शुरू की और उसमें 2 डिफरेंट रिएक्टेंट का भी यूज किया, उन दोनों की रिएक्शन कराने पर प्रोडक्ट भी फॉर्म हुआ। तो अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के बाद जो रिएक्टेंट वाला जो पोर्शन जो होता है उसमें हम देखेंगे कि जो रिएक्टेंट्स के टोटल मॉलिक्यूल्स जो हमने यूज किए हैं वो तो उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी है, लेकिन उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में दोनों मॉलिक्यूल्स में से दो रिएक्टेंट जो हमने लिए हैं उन रिएक्टेंट्स में से किस रिएक्टेंट की कितने मॉलिक्यूल एक्चुअली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, वो होता है रिएक्शन का ऑर्डर। तो ऑर्डर जो है वो क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, वो एक थियोरेटिकल डाटा है। दैट मीन्स किसी भी रिएक्शन अगर आपको कोई सामने अगर नोट में अगर कोई रिएक्शन दे रखी है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी को हम बाय सीन यानी कि थियोरेटिकल बता सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स काउंट करने जस्ट। लेकिन अगर आप उस रिएक्शन की ऑर्डर बताना चाहते हैं देन यू हैव टू बी रिक्वायर द रेट लॉ एक्सप्रेशन आया द एक्सपेरिमेंटल डाटा। मतलब आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन चाहिए होगा। अब आप कहोगे सर रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालने का कौन सा फॉर्मूला है, सो देयर इज नो फॉर्मूला फॉर द डिफाइनिंग और एक्सप्रेसिंग द रेट लॉ, इट इज ओनली एंड ओनली एक्सपेरिमेंटल डाटा। इसे प्रैक्टिकल लैब में हम केवल एक्सपेरिमेंट करके ही डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर इस रिएक्शन की अगर मैकेनिज्म को, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस रिएक्शन की अगर मैकेनिज्म को हम यहाँ पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, मतलब ये रिएक्शन किस तरह से होती है। तो सपोज अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा कि जो वहां पे 2 मॉलिक्यूल्स हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए हुए हैं, तो क्या होगा कि जब ये फर्स्ट मॉलिक्यूल्स यानी कि NO2 स्टेट ऑफ G जब फ्लोरीन के 1 मॉलिक्यूल्स के साथ ट्रीट करता है, तो ट्रीट करने के बाद फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे NO2F ये कंपाउंड बनता है, NO2F स्टेट ऑफ G एंड प्लस फ्री रेडिकल की स्टेट में F यानी कि फ्लोरीन एटम स्टेट ऑफ G की फॉर्म में बनता है। एंड दिस इज द स्लो स्टेप, ये एक स्लो स्टेप होता है, मतलब इसको ये जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो बना है इसको बनने में काफी टाइम लगता है। तो ये जो है वो हमारी जो रिएक्शन दे रखी है उसका एक स्लोअर स्टेप है, स्लो स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पे जो NO2 जो F यहाँ पे जो बनता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं NO2F बना हुआ है, अभी हमने केवल एक मॉलिक्यूल्स लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एक और NO2 मॉलिक्यूल्स लेंगे स्टेट ऑफ G के साथ, जो कि यहाँ पे इस फ्लोरीन F स्टेट ऑफ G के साथ जो है रैपिडली रिएक्शन करेगा, मतलब एक बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगी, जिसके अकॉर्डिंग फाइनली दोबारा से हमें NO2F स्टेट ऑफ G का फॉर्मेशन होगा। तो ये एक फास्ट स्टेप है और एक स्लो स्टेप है। तो अगर इन दोनों की नेट रिएक्शन हम निकालेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सो इट विल बी 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे हम F2 करेंगे, F2 मॉलिक्यूल्स लिया था, तो अगर इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा,
2 times of NO2 state of G and 1 times of F2 state of G and gives out there are 2 times of NO2F state of G। तो आपने इस रिएक्शन में क्या देखा कि ये रिएक्शन जो हमने यहाँ पे लिखी थी, अगर उसकी मैकेनिज्म का ब्रेकअप करेंगे, मैकेनिज्म अगर हम लिखेंगे तो मैकेनिज्म के 2 स्टेप आएंगे। पहला स्टेप ये आएगा और दूसरा स्टेप ये आएगा। अब हमारा रेट लॉ क्या कहता है, जैसे अगर हम रेट लॉ आगे अगर पढ़ेंगे, इसी का एग्जांपल भी लेंगे, तो रेट लॉ ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट है वो उसके स्लो स्टेप, मतलब जो अगर मान लो कि अगर कोई रिएक्शन जब एक से ज्यादा पार्ट में होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं, सिंपलर रिएक्शन नहीं, जो एक तो होती है हमारे पास सिंपलर रिएक्शन जो केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, और एक होती है मल्टीपल स्टेप रिएक्शन यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है। तो ये रिएक्शन जो है हमारे 2 पार्ट में 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, उसमें से एक स्टेप जो है स्लो है, एक है फास्ट। तो रेट लॉ का मानना यही है कि जो अगर आपके पास कोई एक मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है तो उस रिएक्शन की जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फॉर द स्लोअर स्टेप। स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट्स होंगे उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे कि आपने थोड़ी देर देखा था, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था, तो लॉ ऑफ मास एक्शन में रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की। लेकिन अगर हम यहां बात करेंगे तो यहां पे रिएक्शन की जो रेट है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग स्लो स्टेप पर हमें फोकस करना होगा। वी हैव टू बी जस्ट फोकस ऑन स्लो स्टेप। स्टूडेंट, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है तो रेट जो है वो स्लो स्टेप पर डिपेंड होगी, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम रेट लिखेंगे तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्लो स्टेप में जो भी रिएक्टेंट्स हैं वो। तो स्लो स्टेप में क्या है, 1 मॉलिक्यूल्स तो NO2 का है, राइट, और 1 मॉलिक्यूल्स क्या है, F2 का है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या होगा, रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन NO2 और कंसंट्रेशन F2। यही एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा था वो केवल बैलेंस रिएक्शन के बेसिस पर था, और ये एक्सप्रेशन जो है वो रेट लॉ के अकॉर्डिंग है। मैंने थोड़ी सी हिंट आपको रेट लॉ की यहाँ पे भी दी हुई है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो अगर आपका एक्सप्रेशन रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है तो ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बेसिस पे लिखा हुआ है तो मॉलिक्युलरिटी के लिए जाएंगे। नाउ द डिफरेंस बिटवीन रेट एंड मॉलिक्युलरिटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सो ऑर्डर, इट इज एक्सपेरिमेंटल डाटा एज ए से। अभी मैंने कहा था कि ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है। इट कैन बी 0, ये 0 भी हो सकता है। इट कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है। इट कैन बी फ्रैक्शनल, और इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल भी आ सकती है। एंड अबाउट द मॉलिक्युलरिटी, इट इज द थ्योरेटिकल डाटा। ये एक थ्योरेटिकल डाटा है जिसे हम केवल देख करके ही पता कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी 0, किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कभी 0 नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, मॉलिक्युलरिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, और ये कभी फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती। तो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने यहाँ पे पूरा कंप्लीट किया है, तो आप लोग इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं। ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी, एग्जाम्पल, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल भी आप नोट कर सकते हैं, एंड द डिफरेंस बिटवीन। सो आज की क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर, दोनों का एक्सप्रेशन हमने बताया। आप मॉलिक्युलरिटी के लिए जाएंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर, और ऑर्डर के लिए जाएंगे रेट लॉ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।